उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आज के इस कार्यक्रम में हमारे प्रत्याशीगण गोविंदगंज से श्री सुनील मणि तिवारी जी, हरसिद्धि से एनडीए के प्रत्याशी कृष्णनंदन पासवान जी, प्रदेश सचिव जदयू साकेत सिंह जी, पूर्व विधायक गोविंदगंज श्रीमती मीना दुबे जी, जदयू के नेता रतन सिंह पटेल जी, दिलीप सिंह कुशवाहा जी, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी, अनिल राय जी, बसंत मिश्रा जी और भारी संख्या में गोविंदगंज और हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए इस क्षेत्र के सभी उपस्थित नागरिक भाइयों बहनों, आप सबको मैं दीपावली और छठ की अग्रिम बधाई देने के लिए आपके बीच में यहां पर आया हूं। भाइयों बहनों, मैं लोकसभा चुनाव में भी आपके साथ पास आया था और तब भी मैंने आपसे कहा था कि यद्यपि राधा मोहन सिंह जी को आप लोगों ने 6 बार देश की सर्वोच्च सदन में भेजने का काम किया है और एक सामान्य कार्यकर्ता से लेकर के भारत सरकार के मंत्री के रूप में उन्होंने जीवन की शुचिता, पारदर्शिता और जनता के बीच में रह करके सेवा का आदर्श कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है, जाति मत मजहब की राजनीति से ऊपर उठ करके गांव के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए विकास के कार्यों के माध्यम से उनकी पहचान दिलाने के लिए क्या कार्य किया जा सकता है, सचमुच उसके एक आदर्श प्रतिमूर्ति के रूप में आपके लोकप्रिय सांसद माननीय राधा मोहन सिंह जी हैं। मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्री के रूप में जो उल्लेखनीय कार्य उन्होंने किया, वास्तव में आजादी के बाद का वह सबसे उल्लेखनीय अवसर रहा है किसानों के जीवन का। हर जनपद में कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना, कृषि विश्वविद्यालयों का विस्तार, फसल बीमा ऋण योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना और भाइयों बहनों, हर किसान को 2000 रुपये यानी सालाना 6000 रुपये देने की व्यवस्था जिस मजबूती के साथ करके किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने का कार्य उन्होंने किया, इसके कारण देश के अंदर किसानों की जो आत्महत्या की दर कांग्रेस शासन में सर्वाधिक थी, आज वो पूरी तरह समाप्त हुआ है। देश का अन्नदाता किसान खुशहाल हुआ है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी और आपके लोकप्रिय नेता राधा मोहन सिंह जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने किसानों के कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया। भाइयों बहनों, ये चंपारण की धरती है, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण धरती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने यहीं से सत्याग्रह को आगे बढ़ाने का कार्य किया था। यहां के किसानों का शोषण अंग्रेजों के समय से जो चला आ रहा था, कांग्रेस और राजद के समय में वो शोषण का सिलसिला चलता रहा और जब प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी, राज्य में मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार जी और कृषि मंत्री के रूप में राधा मोहन सिंह जी आए, तो किसानों ने एक नई आजादी का एहसास किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हमारे किसान भाइयों के लिए इसी का एक उपहार है और मैं इसके लिए वास्तव में अपने अन्नदाता किसानों का अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने देश के अंदर
आंदोलन की दिशा बदली थी सत्याग्रह के नाम पर, और सत्याग्रह के नाम पर शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करके भी अपनी मांगों को मनाया जा सकता है। यह यहाँ के किसानों ने बापू के नेतृत्व में करके दिखाया था। और भाइयों बहनों, आज देश के अंदर आपके यहां से चलाए आंदोलन एक मिसाल बनी हुई है। हम लोग वर्तमान में वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रहे हैं। पूरी दुनिया, पूरा देश, भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अद्भुत कार्य हुआ। किसान को बचाने के लिए, नौजवान को बचाने के लिए, देश के 135 करोड़ जनता को बचाने के लिए जो कार्य हुआ है, वह उल्लेखनीय कार्य दुनिया भी आज स्वीकार कर रही है। लेकिन कोरोना का संकट टला नहीं है, कम जरूर हुआ है। और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने आप सबसे एक ही बात की अपील की, जब तक दवा या वैक्सीन नहीं आ जाती है, तब तक हम एक मंत्र का पालन करेंगे, 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी, क्योंकि ये बचाव ही एकमात्र रास्ता है। वर्तमान में ये एकमात्र रास्ता है। और भाइयों बहनों, बीमारी से जितना हम बचाव कर लें, वही हमारे लिए सर्वोत्तम उपाय है। और मेरी सबसे पहले अपील होगी, कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग पूरी मजबूती के साथ कार्य करें। दूसरा, कोरोना कालखंड में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस मजबूती के साथ विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने, गरीब कल्याण पैकेज के माध्यम से हर गरीब को अन्न उपलब्ध कराने, जनधन अकाउंट में धनराशि उपलब्ध कराने, किसानों के खाते में धनराशि उपलब्ध कराने, वृद्धजनों को, निराश्रित महिलाओं को, दिव्यांग जनों को धनराशि उपलब्ध कराने का जो कार्य हुआ है, वह कार्य भी उल्लेखनीय कार्य था। और भाइयों बहनों, इसकी शुरुआत होती है जब 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी देश के अंदर कमान संभालते हैं। इस देश के अंदर चली आ रही जातिवाद की राजनीति, क्षेत्रवाद और भाषावाद की राजनीति से ऊपर उठ करके उन्होंने जाति की दूरी को बदलने का कार्य किया। देश के अंदर राजनीति का आधार जाति, मत और मजहब नहीं होगा। देश के अंदर राजनीति की दूरी का आधार गांव होगा, किसान होगा, नौजवान होगा, महिलाएं होंगी, हमारा नौजवान होगा, हमारा किसान होगा, हमारी माताएं बहनें होंगी, हमारा नौजवान की ऊर्जा देश के अंदर लगेगी। आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा इसी आधार पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। और भाइयों बहनों, देखते ही देखते 80 करोड़ गरीबों के लिए निःशुल्क खाद्यान्न की व्यवस्था, जनधन अकाउंट धारी प्रत्येक माताओं के खाते में 500 रुपए प्रतिमाह देने की व्यवस्था, हर किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अतिरिक्त 2000 की राशि उपलब्ध कराने की व्यवस्था, ये प्रक्रिया निरंतर चली। और बिहार, चंपारण का क्षेत्र हो, सिवान, गोपालगंज का क्षेत्र हो, ये तो सब उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। जब लॉकडाउन के दौरान हमारे भाइयों को महाराष्ट्र से, पंजाब से, दिल्ली से वहां पर अपने रोजी रोजगार को छोड़ करके अपने घर वापस आने के लिए मजबूर होना पड़ा था, तो भाइयों बहनों, भले ही महाराष्ट्र और दिल्ली के अंदर रोटी न मिली हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर पूरे सम्मान के साथ हर बिहार वासियों को, हर बंगाल और झारखंड वासियों का सम्मान करने का कार्य हुआ। लोग मुझसे पूछते थे कि आखिर आप इतना क्यों मेहनत करना चाहते हैं, आपकी सरकार इतनी मेहनत क्यों कर रही है। मैंने कहा, देखो, मोदी जी ने कहा कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। दूसरा, बिहार का व्यक्ति हमारे लिए परदेसी नहीं, वो तो हमारा आदमी है, क्योंकि मां सीता के मायका का जो व्यक्ति है तो हमारा वो अपना नागरिक है, अपना व्यक्ति है, इसलिए उसको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और भाइयों बहनों, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर आते ही भोजन का पैकेट मिलना,
उत्तर प्रदेश में आते ही उसको रुकने की व्यवस्था होना, उत्तर प्रदेश में आते ही उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेस से उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था करने का कार्य उत्तर प्रदेश सरकार कर रही थी, इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप सबके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भाइयों बहनों, देश के अंदर जाति मत और मजहब की राजनीति ने देश के विकास को अवरुद्ध किया है, देश के सम्मान को रौंदा है और आज आवश्यकता है हमें देश के अंदर विकास में अवरुद्ध और देश के सम्मान को रौंदने वाले इस प्रकार की किसी भी विकृति को फिर से नहीं पनपने देना है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2019 में दूसरी बार प्रधानमंत्री पद के शपथ लेते ही एक संकल्प लिया और कहा था, पहला 5 वर्ष गरीब कल्याण के लिए, अगले 5 वर्ष देश के उत्थान के लिए। देश के उत्थान के लिए जो कार्य प्रारंभ हुए हैं, आपने देखा होगा, पहले कश्मीर में हमारे जवान आतंकवादियों के कायराना हमलों के साथ शहीद होते थे, लेकिन आज कश्मीर के अंदर हमारा जवान पूरी मजबूती के साथ आतंकवाद को रौंद रहा है और 370 धारा 370 को कश्मीर से समाप्त करके अगर आज गोविंदगंज और हरसिद्धि से जुड़े हुए लोग भी चाहेंगे, चंपारण से जुड़े हुए लोग भी चाहेंगे कि उन्हें कश्मीर में मकान बनाने के लिए जमीन लेनी है, उसके लिए किसी के परमिशन की आवश्यकता नहीं। जैसे आप गोरखपुर में जमीन ले सकते हैं, ऐसे ही श्रीनगर में भी, जम्मू में भी ले सकते थे, लेकिन आपका यह अधिकार कांग्रेस ने छीन लिया था। आपका यह अधिकार कांग्रेस के सहयोगी दलों ने कभी आपको नहीं दिया, लेकिन यह अधिकार प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने आपको फिर से दिया है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का और गृह मंत्री अमित शाह जी का अभिनंदन करता हूं। आज कश्मीर में धारा 370 समाप्त हुई, आतंकवाद की ताबूत पे अंतिम कील ठोकने का कार्य कर दिया गया, जवाब दे दिया गया, देश में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं। पहले देखिए, कांग्रेस के शासनकाल में आतंकी हमले होते थे, मुंबई पे आतंकी हमला हुआ, दिल्ली में आतंकी हमला हुआ, उत्तर प्रदेश के अंदर कई जगह विस्फोट हुए, देश के अंदर अलग अलग स्थानों पर आतंकी हमले होते थे। और जब जनता मांग करती थी कि आतंकवादियों को पाकिस्तान प्रश्रय दे रहा है, इसका जवाब दिया जाना चाहिए, तो कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए की सरकार कहती थी कि नहीं नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ बोलेंगे नहीं, क्योंकि कहीं वो एटम बम का दुरुपयोग न कर ले। भाइयों बहनों, आज पाकिस्तान कहीं भी कोई हरकत करता है तो भारत के बहादुर जवान पाकिस्तान के अंदर घुस करके सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से पाकिस्तान की कमर तोड़ने का काम करते हैं। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान दुनिया के अंदर घूम घूम करके चांद की भीख मांगते हुए फिरते हैं कि बचा लो, भारत आज हम पे हमला करने वाला है। यह है नया भारत, यह है मोदी जी का भारत, यह है न्यू इंडिया, जहां पर भारत के 135 करोड़ लोगों की सुरक्षा और उनके सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं होगा। इस संकल्प के साथ मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्य कर रही है। और जहां एक तरफ आतंकवाद और नक्सलवाद को समाप्त किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर देश के अंदर 500 वर्षों से लोगों के मन में एक टीस, ये क्षेत्र, हम लोग जब पश्चिमी चंपारण के पास जाएंगे, वाल्मीकि नगर पड़ेगा, और कहते हैं महर्षि वाल्मीकि ने दुनिया का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य रामायण यहीं पे रचा था। दुनिया का पहला महाकाव्य है। आदि कवि कहे गए महर्षि ब्रह्मर्षि महर्षि वाल्मीकि, और उन्होंने उस महाकाव्य के माध्यम से राम नाम के एक ऐसे मंत्र को देश के अंदर प्रज्वलित किया, जो मंत्र आज भी हमको सुख में दुख में, हंसते हुए गाते हुए,
रोते हुए हर पल हर क्षण हमारी शक्ति का आधार बनता है। राम नाम की इस ताकत का एहसास कराने वाले महर्षि वाल्मीकि की इस पावन धरा को मैं प्रणाम करते हुए जो 500 वर्षों की टीस थी, भाइयों बहनों, अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रशस्त कर दिया है। जब मैं आया था पिछली बार राधा मोहन बाबू के चुनाव प्रचार के समय आया था, तब यहां के नौजवान कहते थे कि राधा मोहन बाबू ने विकास काम कराया है, खूब काम कराया है, कृषि के लिए भी उल्लेखनीय कार्य किया है। लेकिन हम लोगों को बार बार एक नारा दिया जाता है, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और तब यहां पर हमारे कुछ मीडिया के साथियों ने टिप्पणी की थी कि आप लोग ये नारा जो लगाते हैं, क्या आप तारीख भी बताएंगे क्या? और तब मैंने कहा था कि अगली बार जब आएंगे तो तारीख भी हम लेकर के आएंगे। और मेरी हार्दिक इच्छा थी, अयोध्या में जब 5 अगस्त 2020 को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए आधारशिला रखी, कार्य का शुभारंभ किया, मेरी हार्दिक इच्छा थी कि बिहार के हर गांव का प्रतिनिधित्व अयोध्या में उस दिन होना चाहिए। लेकिन भाइयों बहनों, चाहते हुए भी वैश्विक महामारी कोरोना से जूझते हुए हम लोगों ने चाहते हुए भी ये कार्य नहीं कर पाए। लेकिन कोरोना से वर्तमान की लड़ाई को लड़ते हुए लोकतंत्र की इस लड़ाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। और मैं आप सबको कहने के लिए आया हूं, भाइयों बहनों, आज बिहार विकास और सुशासन के जिसमें एक मॉडल के साथ नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम कर रहा है, यही बिहार की पहचान है। याद रखना, 15 वर्ष पहले इस बिहार को अराजकता की भेंट चढ़ा दिया गया था। बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया गया था। जाति के नाम पर, वंशवाद की राजनीति के नाम पर बिहार के नौजवानों के साथ उनकी ऊर्जा और उनकी प्रतिभा को जिस प्रकार से रौंदने का कार्य हुआ था, ये दुस्वप्न में भी फिर से इस प्रकार की दुष्प्रवृत्ति को पनपने देने की आवश्यकता नहीं। ये जो अपराधी माफिया सत्ता में हावी होने का कार्य करते हैं, इनको आगे बढ़ने की इजाजत कतई मत दीजिए, कतई मत दीजिए। याद करिए, जब नीतीश कुमार जी का शासन आया, 3 माफिया और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हुई, बहुत सारे लोग जेल के अंदर सड़ रहे हैं। जो बाकी बचे हुए हैं, ये लोग इंतजार कर रहे होंगे, इनकी भी पारी आएगी, ये लोग भी अंदर जाने का कार्य इनका भी होगा। और उत्तर प्रदेश में तो हम लोगों ने उनकी छाती पे बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया। हम लोगों ने कहा कि भाई देखो, किसी गरीब का, किसी किसान का, किसी व्यापारी का अगर किसी ने शोषण किया है और सत्ता का दुरुपयोग करके, शोषण करके इन्होंने वहां पर अवैध निर्माण किसी गरीब की जमीन पर, किसी किसान और किसी व्यापारी की संपत्ति पर कब्जा करके बनाया है, तो 2 काम होने चाहिए। एक, दंगाइयों के कारण कहीं आगजनी होती है तो उसका दुगना हम उससे वसूली करते हैं, उसकी संपत्ति को जब्त करके, और उसके पोस्टर भी लगाते हैं, जगह जगह पोस्टर लगाते हैं कि इस दुराचारी को देखो, ये देश का दुश्मन है, सार्वजनिक संपत्तियों को जलाता है, आज इसकी संपत्ति को हम जब्त करके इसकी भरपाई कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आज उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं होता, नहीं तो हर दूसरे दिन एक नया दंगा होता था। और दूसरा कार्य हम लोगों ने और वहां पर किया है, इन अपराधियों और माफियाओं की बड़ी बड़ी संपत्तियों को जब्त करने का कार्य किया। अब तक लगभग 1000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति हम जब्त कर चुके हैं। एक बड़ा अभियान चल रहा है, क्योंकि इन्होंने शोषण किया है गरीबों का, किसानों का, नौजवानों का।
पहचान का संकट खड़ा किया है नौजवानों के सामने। गलत कार्य एक व्यक्ति करता है और पूरा समाज बदनाम होता है। नौजवानों को अपनी पहचान छुपाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इस प्रकार की स्थिति नहीं होने देंगे और इस दिश से हम लोगों ने तय किया है कि ये राजनीति में अच्छे चरित्र के लोग आने चाहिए, अच्छे लोग आने चाहिए, स्वच्छता पारदर्शिता के साथ जनता की सेवा करने वाले लोग आने चाहिए। और उस दिश से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने यहां पर गोविंदगंज से सुनील मणि तिवारी जी को और हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र से श्री कृष्ण नंदन पासवान जी को अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच में भेजा है। भाइयों बहनों, इतनी भारी संख्या में आप सब यहां पर आए हैं और आपका जो उत्साह है ये भी बताता है कि हम लोग अब जाति मत और मजहब से ऊपर उठ करके विकास के पथ पर अग्रसर होकर के, क्योंकि काम तो मोदी जी के नेतृत्व में और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हो रहे हैं, निरंतर आगे बढ़ेंगे। इसके लिए बोलने की आवश्यकता नहीं। और जब संसद में आपके प्रतिनिधि के रूप में राधा मोहन बाबू हैं तो फिर उसकी तो कोई चिंता की बात है ही नहीं, क्योंकि वो चिंता वो स्वयं नहीं कर रहे हैं। लेकिन स्थानीय स्तर पर हमें सोचना होगा, ये जातिवाद की राजनीति कब तक हमारी युवा पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगी। इसको हमेशा के लिए समाप्त करिए। वंशवाद की राजनीति अब नहीं पनपने देंगे, क्योंकि 15 वर्ष पहले जिस अराजकता को और जिस जंगल राज को बिहार ने झेला है, उसने बिहार के सामने पहचान का संकट खड़ा किया। अन्यथा बिहार का नौजवान तो पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर अपनी प्रतिभा और अपनी बहुत अच्छा शार्प ब्रेन के लिए जाना जाता है। जहां कहीं भी बिहार का नौजवान गया, वहां पर उस नौजवान ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनाया है। उस नौजवान को अवसर मिलना चाहिए। उस नौजवान को वंचित किया है, उसकी प्रतिभा को रौंदने का कार्य 15 वर्ष पहले जिन लोगों ने किया, आज वे रोजगार का एक नया लॉलीपॉप लेकर के आपके बीच फिर आ गए। याद करिए, इनके समय में भी प्रधानमंत्री आवास बन सकते थे, इन्होंने नहीं बनाया। इनके समय में भी गरीबों को विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन मिल सकते थे, इन्होंने नहीं दिया। इनके समय में भी रसोई गैस के निःशुल्क कनेक्शन मिल सकते थे, इन्होंने नहीं दिया। इनके समय में भी किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ दिया जा सकता था, इन्होंने नहीं दिया। इनके समय में भी आयुष्मान भारत का लाभ 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर हर एक नागरिक को दिया जा सकता था, इन्होंने नहीं दिया। क्योंकि गरीब और किसान और नौजवान और महिलाएं कभी भी इनके एजेंडे में नहीं थी। ये लोग गरीबों को और किसानों को क्या देंगे? ये तो मनुष्य है। इन्होंने तो मूक जानवरों का चारा भी हजम कर दिया था। और भाइयों बहनों, जब मूक जानवरों का चारा हजम कर दे रहे हैं, उनसे ये उम्मीद करना कि वे विकास के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे, मुझे लगता है रोजगार देंगे। रोजगार इनके समय में बिकेगा, इनको कतई अवसर मत दीजिए। क्योंकि इन लोगों ने सत्ता के नाम पर बिहार के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। और इसलिए भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशी आज आपके बीच में हैं। आप सबसे मैं अपील करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने, चाहे वह दिल्ली की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो या बिहार की सरकार हो, जो कहा सो करके दिखाया। एक एक करके सभी कार्य आप समझ सकते हैं। क्या अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण के बारे में कभी कोई सोचता था? लेकिन वह संभव करके दिखा दिया ना। और मैं सही बता रहा हूं, अगर कोरोना और लॉकडाउन नहीं होता तो भाइयों बहनों, बिहार के हर गांव से हम प्रतिनिधित्व करवाते वहां पर अयोध्या में, जरूर करवाते हैं। कोरोना समाप्त होने दीजिए, भगवान राम का भव्य मंदिर बनने दीजिए एक बार। और मैं चाहूंगा तब जाकर के बिहार के हर गांव से फिर लोगों को अयोध्या आना चाहिए भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए।
दर्शन करने के लिए आना चाहिए। माँ सीता के भी दर्शन करिए, भगवान राम के भी दर्शन करिए, सरयू में स्नान करिए और राम नाम कीर्तन के माध्यम से जीवन की नैया को और तेजी के साथ आगे बढ़ाते जाइए। ये कार्य निरंतर आगे बढ़ता रहेगा और यही कार्य करने के लिए आज एक बार फिर से हम आपके बीच आए हैं। आप सबका मैं आह्वान करने के लिए आया हूं। भारतीय जनता पार्टी और हमारे एनडीए के जितने भी प्रत्याशी इस जनपद के अंदर हैं, इन्हें कमल चुनाव चिन्ह पर या फिर जदयू का तीर और भी हमारे जो भी एनडीए के प्रत्याशी हैं, उन प्रत्याशियों को विजयी बनाने के लिए इतनी बड़ी संख्या में आप लोग यहां पर हैं। आपके पास स्मार्टफोन है, हर नौजवान के पास स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन का इस्तेमाल करके अपने नातेदार, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने शुभचिंतक सबके साथ बातचीत करके, एसएमएस करके उनको बताने की आवश्यकता है। ये विकास और सुशासन की लड़ाई है और इस लड़ाई में तमाम लोग तमाम प्रकार के नारों के साथ आने का प्रयास करेंगे। इसलिए आप सभी से मेरी अपील कि हम विकास और सुशासन का पक्ष लेकर के नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार फिर से बिहार के अंदर बनाने के लिए पूरी मजबूती के साथ कार्य करें। यही अपील करते हुए भारतीय जनता पार्टी और जदयू के प्रत्याशी श्री सुनील मणि तिवारी जी को, श्री कृष्णनंदन पासवान जी को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील करते हुए वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय।